भविष्य का साहसी भ्रमण लेने से पहले हमें हमारे सामने खड़ी होने वाली संभावित चुनौतियों को समझने के लिए हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर वहां भेजे। ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में हमारी आंखों और कानों का काम करेंगे, हमारे नजदीकी पड़ोसी की जानकारी दिलाने में हमारी मदद करेंगे। हमारे शुरुआती मिशंस में से एक रेंजर 9 ने जानबूझकर हताहत होने से चंद मिनटों पहले चांद के सतह की हजारों तस्वीरें यहां भेजी। उसने हमें पहली बार पहाड़ों और गड्ढों की विस्तृत तस्वीरें दी, जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद मिली। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से नीचे उतरे। रेंजर्स का तो एक ही काम था, तस्वीरें खींचना, पर सर्वेयर्स में रोबोटिक भावनी तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पहली बार प्रयोग किए। उनके पश्चात हमने रोवर्स को भेजा। रूसियों ने सरफेस पर 2 लूनकार रोवर्स उतारे, जिनका वजन एक छोटी सी कार जितना था। पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें ली और चांद की मिट्टी का परीक्षण किया। वैज्ञानिक आज भी इन ऐतिहासिक मिशंस में पाई गई जानकारी और नमूनों का अभ्यास कर रहे हैं, पर इन शुरुआत में आए मेहमानों ने हमें सिर्फ उन विभागों के बारे में बताया जिन पर वो उतरे थे। और स्पष्ट चित्र पाने के लिए हमें चांद को उसकी कक्षा से देखने की जरूरत है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद की परिक्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे हैं और हाल ही में चीन, भारत और जापान ने भी भेजे हैं। परिक्रमा में इन अंतरिक्ष यानों ने चांद का मैपिंग किया है, उसकी जमीन पर मिले रसायनों का कैटलॉग बनाया है और एक जगह से दूसरी जगह होने वाले गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म बदलावों का मापन किया है। चांद पर सफर करने वाला यात्री पृथ्वी से थोड़ा सा कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं उसका छठा हिस्सा। चांद की गहराई से उठा भूकंप यात्री को पूरी तरह से हिला सकता है। छोटा सा चांद बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है। इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को फांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चांद के यात्री को तापमान में होने वाले इस विस्तृत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, पर चांद के हर एक हिस्से पर इन चरम सीमाओं का अनुभव नहीं होता। ध्रुवों के नजदीकी इलाके में कुछ पहाड़ों पर हरदम सूरज की रोशनी होती है और कुछ गहरे गड्ढों में हमेशा अंधेरा होता है। एलक्रॉस नाम का एक अंतरिक्ष यान इन्हीं अंधेरे गड्ढों का अध्ययन करने एक तरफा मिशन पर निकल। इस अंतरिक्ष यान के प्रहार के प्रभाव से करोड़ों वर्षों से सूरज की रोशनी से छिपे हुए द्रव्यों का बादल निकल पड़ा। इस बादल के भीतर एलक्रॉस डिटेक्टर्स को शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुवों पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में उसका विघटन भी कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चांद पर अन्य संपदा भी है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना और प्लेटिनम भी। ये हमारी पृथ्वी पर मदद कर सकते हैं, चांद पर जीवित रहने के लिए मदद कर सकते हैं और दूसरे विश्वों में या उससे परे सफर करने में भी। पर चांद पृथ्वी से बहुत दूरी पर है और सरकारों ने वहां तक सफर करने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं। क्या हम इससे बेहतर और किफायती रास्ता ढूंढ सकेंगे? ऐसी कौन सी बात होगी जिससे लोग एक नई स्पेस रेस के लिए प्रेरित होंगे? कई सदियों से लोग
ऐसे एक्सप्लोरेशंस को प्रोत्साहन देने पुरस्कारों का आयोजन करते आ रहे हैं। 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने समुद्री यात्राओं और नेविगेशन को सुरक्षित बनाने के लिए एक इनाम की घोषणा की। करीबन 100 साल पहले न्यूयॉर्क के एक होटल मालिक रेमंड ऑर्टिन ने अटलांटिक को बिना रुके उड़कर पार करने वाले पहले इंसान के लिए एक इनाम की घोषणा की। ये पहला कदम था अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक एयरलाइंस के निर्माण की ओर। हाल ही में घोषित अंसारी एक्सप्रेस ने एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत करने में मदद की, जो यात्रियों को स्पेस की सीमा तक ले जाकर वापस लाती है। ऐसे कई पुरस्कारों ने चुनौतियों की सीमाओं को सफलतापूर्वक खुला किया है और संस्कृतियों को इनोवेटिव तरीकों से बदल डाला है। तो वो कौन सा इनाम होगा जो हम सभी को एक साथ चांद की ओर जाने में प्रोत्साहित करेगा? हम कैसे प्रयोग में लाएंगे उस उत्साह, संपदा और ज्ञान को जो पूरे विश्व में सभी और अस्तित्व में है? ऐसी कठिन परियोजना के लिए हमें उतना ही बड़ा पुरस्कार और महान दृष्टि की जरूरत है। द गूगल लूनर एक्सप्रेस ने विश्व के सभी लोगों को चांद की खोज यात्रा के एक नए दौर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये $3 करोड़ की प्रतियोगिता इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और उद्योजकों की एक नई पीढ़ी को खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि अंतरिक्ष का उपयोग व्यापार के लिए कैसे किया जाए और नए संशोधन करके विश्व को कैसे बदला जाए। तो आपको ये गूगल लूनर एक्सप्रेस जीतने के लिए क्या करना होगा? पहली चुनौती होगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे होना, वो शक्ति जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और अंतरिक्ष यान की उड़ान में बाधा डालती है। आपका अंतरिक्ष यान छोटा और हल्का होना चाहिए, जिससे आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सामना करते हुए कम ऊर्जा खर्च करेंगे। एक बार आपने उड़ान भर ली तो आपको चांद तक पहुंचने के लिए 4 लाख किलोमीटर का अंतर काटने की जरूरत होगी। गणना में एक छोटी सी गलती और आपका अंतरिक्ष यान चांद से कहीं दूर भटक सकता है। सफर के दौरान आपको अपनी दिशा में कुछ बदलाव करने होंगे, वरना आप चांद की जमीन पर एक धमाके के साथ गिर सकते हैं। चांद की परिक्रमा में जाने या चांद की जमीन पर नीचे उतरने के लिए आपको आपकी गति कम करनी होगी, जिसके लिए सही मौके पर सही अवधि तक इंजन का फायरिंग होना जरूरी है। यानी परिक्रमा में प्रवेश करने के लिए आपको यथार्थ गणना की जरूरत होगी। फिर आपको उतरने के लिए सही जगह ढूंढनी होगी। पथरीले पहाड़ और गड्ढों से बचकर आपको एक ऐसी जगह देखनी होगी जो समतल हो। सतह पर उतरने के बाद आपके यान को थोड़ी सी उड़ान भरनी होगी या एक रोवर या छोटे से हॉपर को छोड़ना होगा। जो भी हो, आपके अंतरिक्ष यान को 500 मीटर की दूरी तय करनी ही होगी। गूगल लूनर एक्सप्रेस जीतने के लिए अब आपको हर हाल में मूनकास्ट शुरू करना होगा। वीडियो और फोटो खींचकर आप उन्हें पृथ्वी पर भेज दीजिए। आपके अंतरिक्ष यान ने जो देखा है उसका आनंद हमें भी तो लेने दीजिए। और एक अहम बात, पुरस्कार जीतने के लिए आपकी टीम की 90% प्राइवेट फंडिंग होनी चाहिए। सरकारी योगदान की अनुमति नहीं है, यानी सभी टीम्स को अपने खर्चे कम करने होंगे। अगर भावी खोज यात्राएं कम कीमत में होंगी तो हम और भी उड़ानें भर सकते हैं। आइए मिलते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है। विश्व भर से 30 से ज्यादा टीम्स ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। हर एक टीम का अपना अपना अलग तरीका है और वो अनोखे मकसद से प्रेरित है। विद्यार्थियों की एक टीम को उन इंजीनियर्स के साथ काम करने का अनुभव मिला है जिन्होंने शुरुआती स्पेस रेस में हिस्सा लिया था। I'm Ruben with Team Omega Ampo. We are in Orlando, Florida, and our rover name is Sagan. And the cool thing about Sagan is that students are getting to design the rover, and they're also building it. So they get to send a piece of them to the moon. इसके पहले की स्पेस रेस के दौरान सिर्फ 2 राष्ट्र ही रॉकेट्स बनाने का खर्च करने में समर्थ रहे थे। आज अंतरराष्ट्रीय उद्योग ने ये अंतरिक्ष प्रवेश काफी आसान कर दिया है। We are Barcelona Moon Team, and when we were selecting our launcher, we had several options. We had the European Vega, we had the Russian Nagpur, and the American Falcon 9.
But we finally selected the long march to see a Chinese launcher, very reliable and cost effective. सरकारी फंडिंग के बिना इन टीम्स को पूंजी जमा करने के नए रास्ते अपनाने की जरूरत है। कई टीम्स भिन्न शाखाओं के वॉलंटियर्स पर निर्भर होती हैं। At SpaceL, we are mostly, 95% of us are volunteers, engineers from many fields, aerodynamics, mechanics, and so on. And there's me, I'm a neuroscientist. For the last 10 years, I was studying the brain, how the brain produces movements. In the spacecraft, it's the same. Inputs are getting insight from different sensors, getting processed, and then a command is issued to the engines just instead of the muscles. अंतरिक्ष यान का वजन कम रखने से उड़ान का खर्च कम होता है। इस वजह से टीम्स छोटे और रचनात्मक डिजाइन बनाने पर जोर देती हैं। We're Team Angelic from Chile. Our rover is very small. It will actually have the form of a sphere, and it will travel to the moon in a CubeSat form, 10 centimeters square wide, and then it will, with the help of temperature and the condition of being a memory metal, it will spread out, giving it the form of a dandelion. उतरने के पश्चात हर एक टीम के यानों को 500 मीटर का फासला तय करना होगा, पर कुछ टीम्स हैं जो रोवर से ही करना नहीं चाहती। Penn State Lunar Line spacecraft has been designed to be as simple as possible in order to accomplish this mission. No more or less complex than we need to land on the surface of the moon, since the spacecraft can already fly, take off again and fly 500 meters to a secondary landing site, where it's going to take beautiful video and images of the surface of the moon, return them to the Earth for all of us to see, and then Penn State will win the Google Lunar X Prize. कुछ अंतरिक्ष यानों के प्रभावशाली सेंसर्स हमें पुरानी लैंडिंग की जगहों को नए सिरे से दिखाएंगे और शायद ऐसा करते हुए हेरिटेज बोनस इनाम जीतेंगे। Great uptime science, and with our rover Asimov, we're going to land at the Apollo 17 landing site, and we're going to capture the moon in a resolution that has never been done before. We want to film the place where man last walked on the moon, and we're using two special cameras which are actually capable of seeing much more than the human eye can see. So we can do a lot of science, but also see the moon as it is today. गूगल लूनर एक्स प्राइज ने चांद तक पहुंचने के लिए आकर्षक इनाम घोषित किया है, पर बहुत सी टीम्स ऐसे तंत्रज्ञानों में पूंजी लगा रही हैं जो हमें यहां स्थायी स्वरूप में रहने का मौका दे सकती हैं। Astrobotic is sending Polaris to the pole of the moon. One of the major challenges is when the sun is out, it's hot. When the sun sets, it's very cold. The cold can get down to liquid nitrogen temperatures, which is many, many, many degrees below zero. We've found technologies and are developing technologies that can survive that night and start up when the sun comes up the next day. And that's a big deal because it changes a surface mission from a 12-day expedition to something that could last Earth years, which is something that hasn't been possible on the surface of the moon yet. $2 करोड़ का ये महान इनाम जीतने के लिए इन टीम्स को प्रतियोगिता की डेडलाइन से पहले ही उनके प्रयास करने होंगे। उड़ान से पहले इन टीम्स को हर एक हिस्से की पूरी जांच करनी होगी। हर एक ग्राम का अपना वजन होगा। सारी गणनाएं बार बार की जाएगी। हर एक टीम ये जानती है कि उन्हें एक ही मौका मिलेगा चांद पर राज करने का।
आखिरकार इस साहसी प्रयास इस इनाम को जीतने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान ये 4 लाख किलोमीटर का लंबा सफर तय कर पाएगा? कौन सी टीम चांद पर उतरेगी? Connections land are lost. We still have no status update. Signal acquired. We're down safe and on the moon. कामयाब टीम अपने घर वालों के लिए कौन सा संदेशा भेजेगी? 4 दशकों के बाद चांद की भूमि से आए पहले शब्द कौन से होंगे? पर ये रेस अभी खत्म नहीं हुई। अंतरिक्ष यान को एक्स प्राइज जीतने के लिए 500 मीटर जाना होगा और कुछ ज्यादा वीडियो और तस्वीरें भेजनी होंगी। जब अंतरिक्ष यान इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण की तैयारी कर रहे होंगे, आप कहां होंगे? क्या कर रहे होंगे? क्या आप अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे होंगे? क्या आपकी टीम इनाम जीतेगी? 490 meters. 491. 492. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ये छोटा सा अंतरिक्ष यान हमें ले जाएगा न केवल पृथ्वी से चांद तक, बल्कि वर्तमान से भविष्य की ओर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कितनी दूर तक चलते गए, पर आखिर हमें मिल ही गई ये जगह। अभी इसी जगह पर है जहां हमने एक्स प्राइज जीता था। हाँ, मुझे तो लगा था ये काफी बड़ा होगा। इसे कड़ा मुकाबला करना पड़ा ये प्राइज जीतने के लिए। छोटा यान बेहतरीन का। ये तो मस्त है। मैं एक अपने कमरे में रखना चाहती हूँ। सारा को जलन होगी जब उसे पता चलेगा कि हम यहाँ आए थे। हमारे रोबोट्स रास्ता तो दिखाएंगे, पर उन्हें हमारे इस दूसरे विश्व को खोजने में मनुष्य की मदद चाहिए। रहने की और काम करने की जगह दिला देगी, जहां से हमें पृथ्वी का जीवन विकसित करने के लिए आवश्यक संपदा मिलेगी, या शायद और आगे की जगहों के लिए उड़ान भरने की प्रेरणा। पृथ्वी पर हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शायद उनके उत्तर हमें यहाँ चांद पर मिलेंगे या फिर अंतरिक्ष में कहीं और। की ओर आशा और उम्मीद से देख सकेंगे। वर्तमान से भविष्य की ओर ले जाने वाला सफर चंद छोटी अंतरिक्ष यात्राओं से शुरू हो रहा है, जिसे आगे ले जा रहा है मानव